सो वेलकम टू माय नेक्स्ट लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में वेक्टर्स के बारे में। तो उस दिन मैंने आपको वेक्टर्स के बारे में तो नहीं बताया था, तो आज अपन वेक्टर्स को एकदम तसल्ली से और एकदम बेसिक से जो है इसको आज हम पढ़ेंगे। तो वेक्टर्स की डेफिनेशन लिखो फटाफट, क्या होता है वेक्टर, है ना। ये क्या है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या फिर सिंपल लिखो दोस फिजिकल क्वांटिटीज, दोस physical quantities which having both magnitude, है ना, and direction। और जो क्या करता हो, ओबे करता हो वेक्टर्स को, एंड ओबे वेक्टर लॉ, वेक्टर, ठीक है। Those physical quantities which have magnitude and direction and obey vector law that are called vectors। तो वेक्टर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, है ना। हमारे पास में बहुत सारे फोर्सेस आएंगे, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। तो इन सब के पास में क्या था, डायरेक्शंस होती है। तो डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड होता है। तो उनको डिनोट करने के लिए हमने क्या रिप्रेजेंट किया, वेक्टर्स की हमें जरूरत पड़ी। वेक्टर्स क्या है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास में क्या हो, मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन हो। और जरूरी नहीं कि ये दो, उसके बाद में उसको वेक्टर लॉ को भी फॉलो करना चाहिए, वेक्टर एडिशन लॉ, जिसको आप बोलते हो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो ये वेक्टर्स के बारे में हो गया। अब देखो वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और इस तरीके से करते हैं। मान लेते हैं ये वेक्टर्स का सिंबल है, एरो टाइप करता है, जिसमें ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को तो बोलते हैं टेल, टेल पूछ, ठीक है। ये जो चीज है एरो, इसको बोलेंगे हेड। तो ये जो है टेल, ये तो बताएगा क्या, मैग्नीट्यूड, वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है। और ये जो एरो हेड है ना, ये डायरेक्शन बताएगा कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। हमारे पास में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो वेक्टर्स की, आपके पास में एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया, वेलोसिटी वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, एंड सो ऑन, चलते जाते हैं ना। हम सबकी बात करेंगे आगे, अभी एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे वेक्टर्स के ऊपर, और कुछ रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दिया आपको। अब जैसे कि मान लो, है ना, आपको रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि इसको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वेक्टर, फॉलोइंग वेक्टर कौन से है भाई वेक्टर्स। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कुछ वेक्टर्स ले लेता हूँ, F1 वेक्टर मान लिया, F2 वेक्टर मान लिया, F3 वेक्टर मान लिया, F4 वेक्टर मान लिया, है ना। अभी मैं इनकी वैल्यूज लिखूंगा क्या क्या है ना, और F, चलो ठीक है, 4 वो। अब इनकी मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि 10 मान लो, इसकी 10 न्यूटन है, इसकी 20 न्यूटन है, इस भाई साहब की 15 न्यूटन है, और F4 की 25 न्यूटन है। अब डायरेक्शन भी लिखनी होगी। क्या बोला मैंने, वेक्टर में क्या होता है, एक तो मैग्नीट्यूड बताएगा, साथ में उसकी डायरेक्शन लिखनी है। अच्छा ये एन क्या है, एन है न्यूटन, हाँ सही, फोर्स की एसआई यूनिट, जिसको बोलते हैं क्या होती है, न्यूटन होती है। और न्यूटन और एक होता है डायन, इन दोनों के बीच में रिलेशन मालूम होना चाहिए। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन। मैं आपको जब बेसिक्स पढ़ाऊंगा, कौन सा चैप्टर आता है अपने फिजिक्स में, जो फर्स्ट पढ़ते हो आप, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, तो वहां पे अपन इन सबकी बात करेंगे, डायमेंशन निकालना वगैरह वगैरह। पहले हम बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट पढ़ रहे हैं, जो मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड होती है ना। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, उसी प्रकार होता है 1 जूल बराबर 10⁷7, है ना, अर्ग। तो इन सब की बात करेंगे अपन, छोटी मोटी चीजें आगे आएगी। तो अब मैं इनकी डायरेक्शन भी लिखता हूँ साथ में, है ना। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, जैसे कि मास की होती है, क्या होती है मास की यूनिट, मास लेंथ, है ना। मास की जो होती है किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, है ना। लेंथ मीटर सेकेंड। उसी प्रकार फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, है ना।
तो न्यूटन में दे दिया भाई किसी ऑब्जेक्ट है ना, उसमें कोई बॉडी है, उस बॉडी पे हमने धक्का मारा है। फोर्स क्या होता है? टू पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी को धक्का देना या फिर खींचना, उसको बोलते हैं फोर्स। तो भाई फोर्स लगाया तो किसी उसकी कुछ वैल्यू होगी, ज्यादा फोर्स लगेगा या फिर कम फोर्स लगेगा। ज्यादा फोर्स लगाया तो 100 लगा दिया, कम लगाया 10 लगाया, ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा। सब आगे बात करें क्या होता है एक्सेलरेशन वगैरह, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी आपको एक्सेलरेशन देता है ना, सब आएगा आगे। डायरेक्शन में भी चेंज होता है तो भी एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन आया दैट मीन्स फोर्स लग रहा होगा। अब देखो इसमें अपन इसकी डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लो ये हो गई अलोंग नॉर्थ, को रिप्रेजेंट करना है सवाल टाइप मान सकते हो ना, ये अलोंग ईस्ट। उसके बाद में इसको क्या लूं, इसको थोड़ा अच्छा कॉम्प्लेक्स करते हैं। नॉर्थ ऑफ कितना डिग्री? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो इन भाई साहब को क्या लूं, 25 न्यूटन को, बोलो बोलो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ, ठीक है कि साउथ ऑफ वेस्ट नहीं, ईस्ट मान लो, ईस्ट, ठीक है ईस्ट। अब आपको क्या करना है, इन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करो। कैसे आप दर्शाओगे? ऑन किसमें? ऑर्थोगोनल एक्सिस है ना, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो रिप्रेजेंट करो जैसे कि F1 वेक्टर है 10 न्यूटन, यानी मैग्नीट्यूड 10 हो गया और डायरेक्शन होगी। अब याद रखो जैसे कि आपको कॉपी में कभी भी डायरेक्शन लिखनी हो, सवाल सोल्व करना हो, डायरेक्शन बेस्ड आते हैं फिजिक्स में, तो इस टाइप से याद रखो। यहाँ होता है ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा नॉर्थ, नीचे हो जाएगा साउथ। तो पहला है ईस्ट की तरफ 20 न्यूटन, तो ये भाई साहब तो हो गए 20 न्यूटन, एरो से बना दिया है ना। और ये कौन सा वेक्टर है? F1 वेक्टर है, ठीक है। ये F1 वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे लिख दो, F1 वेक्टर, ठीक है। F2 20 न्यूटन अलोंग ईस्ट, और भाई साहब ये ईस्ट है, F1 क्या था? अच्छा नॉर्थ की तरफ है, ये नॉर्थ हो गया भाई, ये हो गया नॉर्थ है ना, 10 न्यूटन अलोंग नॉर्थ, ये हो गया F1, ये हो गया तुम्हारा F2 ईस्ट की तरफ। F3 जो है 15 न्यूटन है, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इसको कैसे पढ़ोगे? नॉर्थ ऑफ वेस्ट को ऐसे पढ़ो, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना डिग्री? 37 डिग्री, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, यानी आपको क्या करना है, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री जाना है, वहां पे एक वेक्टर है, ठीक है। और ये कौन सा है? F3, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? 15 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया आपका F3। उसके बाद में F4, ये 25 न्यूटन, ईस्ट से साउथ, ईस्ट से साउथ की तरफ कितना डिग्री? 60 डिग्री, ईस्ट से साउथ की तरफ कितना? 60 डिग्री का लिखो भाई, ये 60 डिग्री, ठीक है। और ये कौन सा F1? तो इस तरीके से हमने दिए गए वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली चीज है ना, कुछ भी अलग नहीं। तो ये हो गया, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना आ गया। वेक्टर होता क्या है ये पता चल गया, जिसके पास में मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन हो, जो क्या करता हो, ओबे करता हो किसको? वेक्टर लॉ को। अच्छा वेक्टर लॉ एडिशन क्या होता है वो भी देखो। मैं क्यों बोल रहा हूँ विच ओबे वेक्टर्स लॉ। फॉर एन एग्जांपल, एक बॉडी है ना, यहाँ एक बंदा खड़ा है, मान लो आप खड़े हो, इस पे फोर्स लगा लो इस तरफ, है ना, मान लेते हैं 10 न्यूटन। ये बंदा एक यहाँ पे खड़ी है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ये इधर लगा रहा है फोर्स, मान लेते हैं 5 न्यूटन का, ठीक है। अब वेक्टर लॉ विच ओबे वेक्टर्स लॉ, जो ओबे करता है वेक्टर लॉ, या फिर वेक्टर एडिशन। अच्छा एडिशन जो होता है मैथ्स में इज नॉट इक्वल टू वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के बराबर नहीं है ना। एडिशन तो हो रहा है लेकिन फिजिक्स वाले एडिशन के बराबर नहीं। अगर मैं पूछूं कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस बॉडी पे, तो अगर आप बोलते हो 15 न्यूटन, दोनों को जोड़ दो, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। ये सिंपल हमने ऐड नहीं किया है, इसको ऐड नहीं करना है हमें। फिजिक्स में क्या होता है, हमें डायरेक्शन देखनी होती है ना, और उसके बाद में प्रैक्टिकली इंफॉर्मेशन देखनी है, ऑब्जर्वेशन करनी होती है। तो भाई ये बंदा इसको ज्यादा धक्का दे रहा है, ये इस बॉक्स को कम धक्का दे पा रहा है, तो ऑल ओवर रिजल्टेंट जो आएगा वो इस तरफ आएगा। अब चूंकि ये बॉक्स इस डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसके पास में पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। कितना आएगा?
वो जो भी आएगा अपन निकालेंगे, ठीक है। फिजिकल टू एम इंटू इसका मास दिया होगा तो अपन निकाल देंगे वहाँ से, है ना। तो इसका फॉर एन एग्जांपल मान लो ये 5 न्यूटन है, 5 किलोग्राम ही मान लो डब्बे का, है ना। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इसकी जो एप्लीकेशन आती है फिजिकल टू एम इंटू है ना। वहां से अपन निकाल सकते हैं कि इस भाई साहब का एक्सेलरेशन क्या होगा, F इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। फोर्स लग रहा है नेट, ये रिजल्टेंट फोर्स है ना, नेट फोर्स इस बॉडी पे कितना नेट फोर्स जो कि लग रहा है 10-5, तो 5 न्यूटन, 5 बाई मास आ गया 5, तो ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका आ गया भाई, एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको सीधा नहीं जोड़ना है, तो यही मतलब है विच ओबेस वेक्टर लॉ एडिशन या वेक्टर लॉ। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पॉइंट्स है जो मैं बोल रहा हूं आप लिख लेना। किसी भी वेक्टर को हम अपनी जरूरत के अनुसार पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, घुमा नहीं सकते हो। मतलब आपने मान लेते हैं ये प्लेन है, ये प्लेन है भाई, है ना, ये बोर्ड मान लो प्लेन है, एक वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, ए वेक्टर, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर ड्रॉ किया मैंने, ए वेक्टर। इस वेक्टर को आप इस बोर्ड पे कहीं भी ले जा सकते हो, है ना। शर्त क्या है, इसको मतलब आप मूव कर सकते हो। हम इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर है इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हो इस बोर्ड पे। शर्त ये है कि इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, टेल चेंज नहीं होनी चाहिए, जितनी लेंथ इसकी अभी है उतनी ही लेंथ इसकी बाद में भी होनी चाहिए। दूसरा, इसकी डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए। डायरेक्शन से मेरा मतलब है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका एंगल बदलना नहीं चाहिए। अगर ये अभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में 0 डिग्री बना रही है, मान लो ये वेक्टर इधर उठा के रख दूं मैं एक्सिस सिस्टम में, कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम, तो अभी 0 डिग्री है ना, इधर रख दिया लाकर 0 डिग्री। तो ऐसा नहीं कि मैं इस वेक्टर को जब मूव करूंगा तो मैं इसको कुछ इस तरीके से कर दूं, भाई मैंने इसको ऐसे घुमा दिया कुछ थीटा डिग्री पर, तो वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। यानी किसी भी वेक्टर को हम अपने जरूरत के अनुसार पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, इसको उठा करके ऐसे 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 कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। शर्त क्या है, घुमा नहीं सकते हो, लेंथ को चेंज नहीं कर सकते हो, और अगर कर दिया तो वेक्टर बदल जाएगा। ये वेक्टर ए नहीं रहेगा अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको उठा करके कुछ ऐसे कर दिया तो अब ये ए वेक्टर नहीं रहा, ये कुछ बी वेक्टर बन गया, एक्स वाई जेड वेक्टर बन गया, ठीक है। मान लो एक वेक्टर ऐसे है तो आप इसको ऐसे ऐसे कहीं भी प्लेन में शिफ्ट कर सकते हो। ये कब काम आएगा, जब हम वेक्टर क्या करेंगे, वेक्टर कंपोनेंट्स लेंगे, है ना, वेक्टर्स को तोड़ेंगे तो वेक्टर होगा इस तरीके से। तो इसके अपन नॉर्मल परपेंडिकुलर कंपोनेंट जब लेंगे, है ना, इस तरीके से, तब ये काम आएगा कि भैया इस वेक्टर को मैं उठा करके यहाँ रख सकता हूँ, इस वेक्टर को यहाँ रख सकता हूँ, इस वेक्टर को, जैसे कि ये मान लो ये वेक्टर है कुछ, है ना, ये वेक्टर, तो मैं इस वेक्टर को उठा करके, अभी एंगल जो है थीटा है, तो मैं इस वेक्टर को उठा करके यहाँ रख सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करते हैं चीजें। तो ये प्रॉपर्टीज है कुछ आपको मालूम होनी चाहिए। और देखते हैं आगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, पहला इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ठीक है। इक्वल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर का मतलब है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और साथ में डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। यानी जिसका मैग्नीट्यूड, शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, अब लैंग्वेज में लिख सकते हो, दो वेक्टर्स को कहा जाएगा इक्वल वेक्टर्स व्हेन दे हैव, है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ठीक है। यानी टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन एंड सेम फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। सेम फिजिकल क्वांटिटीज का क्या मतलब है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब है कि अगर आप फोर्स की बात कर लो तो आप फोर्स की ही बात करोगे, है ना। अब चलो फोर्स तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अगर आप बात करो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg फोर्स, कोई बंदा है ऊपर, मान लो तो एक पार्टिकल है ऊपर से नीचे गिर रहा है, फॉल हो रहा है, फ्री फॉलिंग बॉडी है हवा में, तो इस पे जो वर्ड फोर्स लग रहा होगा mg,
तो आप mg की बात करोगे, यहाँ पे आप स्प्रिंग फोर्स नहीं घुसाओगे कि मैं तो भाई इस पे स्प्रिंग फोर्स लगाऊं, क्या होता है μ1 के एक्स माइनस के एक्स, है ना, स्प्रिंग फोर्स नहीं लगा सकते हो, या फिर फ्रिक्शन फोर्स μ1। अगर आपने एक फोर्स की बात कर रहे हो तो आपको एक ही फोर्स में चलना है, अगर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स का ही वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो फोर्स सेम होना चाहिए, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या होनी चाहिए, इक्वल सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड एंड सेम मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड बोल दो, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, टू वेक्टर्स, यहाँ पर लिख रहा हूँ, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। दूसरा देखो, इक्वल वेक्टर हो गया, अब देख लो पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, नाम से ही समझ आ रहा है, पैरेलल हो यानी ऐसे दो वेक्टर्स, टू वेक्टर्स हैविंग क्या हो, सेम डायरेक्शन हो, डायरेक्शन की बात करेंगे, यस सेम डायरेक्शन, इसकी क्या हो, डायरेक्शन सेम। जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो या ना, इसमें मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। इक्वल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। पैरेलल वेक्टर्स में डायरेक्शन सेम होनी चाहिए दो वेक्टर्स की, टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, और जो रहता है क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड, वो सेम भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तीसरा बात करते हैं, क्या बात करें, नेगेटिव वेक्टर्स की एंटी 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 पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है भाई साहब। ये क्या है एंटी पैरेलल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स विच हैविंग क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर्स, ऐसे दो वेक्टर्स जिनकी क्या हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, फिक्स है भाई, अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, उस पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। डायरेक्शन की बात करेंगे जब भी पैरेलल वेक्टर्स या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, क्या डायरेक्शन अगर सेम हुई दोनों वेक्टर्स की, एक वेक्टर ऐसे है तो दूसरा वेक्टर भी ऐसे होना चाहिए, तो वो पैरेलल वेक्टर्स होगा। अगर एक वेक्टर ऐसे दूसरा वेक्टर ऐसे उसके अपोजिट, तो वो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो जाएगा। अब मैं अगर डायरेक्शन लगा दूं कि भाई मैग्नीट्यूड, मतलब डायरेक्शन के साथ में मैग्नीट्यूड की बात कर लूं, तो वो क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, सॉरी नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स। ये क्या होता है बवाल, भाई दो वेक्टर्स है हमारे पास में, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, यहाँ पे फिक्स है भाई, यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए नेगेटिव वेक्टर्स के लिए। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन और एंड अपोजिट डायरेक्शन, और क्या होना चाहिए भाई, नाम ही है नेगेटिव, यानी अपोजिट डायरेक्शन। तो ये इजी चीज थी, चार टाइप्स के वेक्टर पढ़ लेने, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है, दो वेक्टर्स जिनके पास में सेम डायरेक्शन हो, जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, दो वेक्टर्स जिनकी क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे दो वेक्टर्स जिनकी क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट डायरेक्शन हो, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर्स। ये चार वेक्टर्स हमने पढ़ लिए। आज अब इन चारों को अपन अब बात करते हैं किसी क्वेश्चन से, इनको समझते हैं कि क्या था ये, है ना। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को खेलते हैं, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, है ना, उस क्वेश्चन से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लेता हूं मैं, ऐसे समझो, है ना, एक टावर है, छोटा
छोटा बड़ा बनाएंगे आपके यहाँ सवाल है। ये मान लेते एक टावर है ना, ये एक टावर है, यहाँ पे एक गेंद जो है बॉल उसको ऊपर फेंकी है विथ वेलोसिटी यू वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंक दिया। मान लेते यू जो है वो है 40 मीटर पर सेकेंड। मान लो इस टावर पे जाके मैं खड़ा हो गया, यहां से एक बॉल में ना ऊपर की तरफ फेंकी, तो क्या होगा, ये बॉल ऊपर जाएगी, ठीक है, ऊपर जाएगी यार। तो अब इस बॉल पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे होंगे, एक तो नीचे की तरफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हो जाएगा mg, है ना, नीचे की तरफ, यानी इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एक्सेलरेशन लग रहा होगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का g, ठीक है। ये तो पहला फोर्स हो गया, और बस ये काम करेगा। ऊपर एक u वेलोसिटी से जा रहा है, नीचे की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है mg, है ना, और ये कब हो रहा है, ये टाइम इक्वल्स टू 0 सेकंड पे हो रहा है, टाइम इक्वल्स टू 0 सेकंड पे ये इस बॉल के साथ में सब घटित हो रहा है, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं यहाँ पे कि u वेक्टर, बता देता हूं कि वेलोसिटी जो है इसको जितने से फेंका है जो 40 मीटर पर सेकेंड है, अभी तो क्या है भाई, ये मैंने एक सिंपल क्या लिया, एक मैग्नीट्यूड लिया, मुझे इसमें इसकी डायरेक्शन भी शो करनी थी, जो कि क्या हो जाएगी प्लस का जे के। ये मैं बताऊंगा, यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, आगे आएगा, है ना। प्लस जे का मतलब है कि बॉल जो है ऊपर की तरफ जा रही, ठीक है, और कितनी मैग्नीट्यूड के साथ जा रही, 40 मीटर पर सेकेंड की। अब ये वेक्टर में लगा सकता हूँ, यू वेक्टर जब भी रिप्रेजेंट होगा तो साथ में उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, और मैग्नीट्यूड तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यू वेक्टर, और दूसरा है यहाँ पे क्या, एक्सेलरेशन, जो कि जी लग रहा है बॉडी पे। ये भी बताऊंगा आगे क्या होता है, कैसे आता है, क्यों इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो यू वेक्टर और ए वेक्टर, हमारे पास में दो वेक्टर है, और यू वेक्टर और दूसरा है फोर्स लग रहा है mg, ठीक है, mg, ये भी एफ वेक्टर ही, ठीक है। तो अब मेरा सवाल यहाँ से बनता है कि अभी हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े, उन टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को पढ़ के बताओ कि ये दो वेक्टर्स और ये दो वेक्टर्स कैसे है ना। टाइप्स ऑफ वेक्टर मैंने 4 बताया, यानी आप देखो यू वेक्टर और दूसरा एक्सेलरेशन वेक्टर, है ना, जो कि नीचे की तरफ, तो ये क्या हो जाएंगे, अच्छा मैंने इसका ग्रेविटी नहीं निकालना, अच्छा ये 10 हो जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस का 10 हो गया। mg निकालना, इसका मास दे दो क्या, रहने देता हूं, क्या करूंगा मास का, ठीक है। तो यू वेक्टर और ए वेक्टर कैसे है, डायरेक्शन देखो, है ना, मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वही ग्रेविटी की भी होती है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी होती है। तो ये बंदे की देखो यू वेलोसिटी, यू वेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ 40 मीटर पर सेकंड है, और दूसरा वेक्टर जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो क्या है, नीचे की तरफ है। दैट मीन्स ये दोनों वेक्टर्स कैसे हो गए, अपोजिट हुए कि नहीं हुए, पैरेलल वेक्टर्स नहीं है क्योंकि डायरेक्शन तो सेम नहीं है। पैरेलल का क्या था दूसरा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो ये क्या हो गए, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एक वेक्टर ऐसे जा रहा है तो दूसरा वेक्टर नीचे की तरफ जा रहा है, शर्त क्या थी, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। तो यू वेक्टर एंड ए वेक्टर कैसे हो गए, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। यू वेक्टर एंड mg बताओ, mg क्या है, फोर्स है, फोर्स नीचे की तरफ जो लग रहा है ना। तो ये बताओ भाई, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स है ग्रेविटी की वजह से, किसके बीच में बात हो रही है, यू वेक्टर और mg, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है, ये भी क्या है, एंटी पैरेलल, दोनों ही कैसे हो गए, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एक और सवाल दूं क्या, करोगे, चलो एक में अपन और ज्यादा खेलते हैं, जैसे कि एक तो ये हो गया, दूसरा ये देखो, मान लेते मेरे पास में एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे मैं इधर की तरफ फोर्स लग रहा हूं F1, जिसका वैल्यू है 10 न्यूटन, ठीक है। ये ब्लॉक का जो वेट है वो है 5 किलोग्राम। दूसरी तरफ से मैंने एक यहाँ पे इंसान खड़ा है जिसने फोर्स 1 लगाया इस ब्लॉक पे 10 न्यूटन का, एक इंसान यहाँ खड़ा है जो इस ब्लॉक पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और वो कितना लगाएगा, मान लेते हैं वो लगाएगा F2, और वो कितना ले लूँ, F2 ले लेते मान लो 5 न्यूटन, ठीक है। एक और बंदा है, मान लें यहाँ पे 5 न्यूटन है, 10 लगा दिया, और एक और मान लेते हैं F3 हो गया, ये भी कितना है 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन। दो बंदे हैं यहाँ पे, दोनों इस डब्बे को यहाँ से धक्का मारे, एक बंदा अकेला खड़ा है जो इसको इस तरीके से इधर की तरफ धक्का मार रहा है। तो अब मुझे बताओ,
आपको क्या बताना है, F1 एंड F2 के बीच में बताओ, F1 F2 बता दो, F1 F3 बता दो, है ना, और क्या बताओ, F1 एंड F3 फोर्स किस टाइप के वेक्टर्स हो गए दोनों के दोनों, और एक mg भी लग रहा होगा, ये मैं भी बताता है ना कैसे लग रहा है mg, और एक फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको बोलते हैं। चूंकि ये ब्लॉक इस सरफेस के साथ में, इस सरफेस के साथ में क्या है, कांटेक्ट में, तो यहाँ पे भी फोर्स लग रहा होगा। एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट एंड एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो ये जमीन इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल, और यही ब्लॉक इस जमीन को भी क्या कर रहा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है हमेशा अपोजिट क्या होता है, हमेशा बॉडी की डायरेक्शन में होता है। यानी ये जमीन जो है इस ऊपर वाले ब्लॉक को ऊपर की तरफ डायरेक्शन लगा रही होगी, और ये जो बॉक्स है वो इस जमीन को नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, वो भी क्या हो जाएगा, एन ही हो जाएगा भाई, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। और नीचे क्या आ रहा है इसका, इस बक्से का क्या आ रहा है, वेट भी आ रहा है भाई, जो कि है mg यानी 5 किलोग्राम, 50 ऐसे लिख देते है ना। इसका वेट mg क्या, वेट ऑफ दिस बॉक्स, ये mg क्या था, वेट ही है भाई, वेट भी क्या है, फोर्स है। वेट और मास दोनों अलग अलग चीज होती है, बताऊंगा बाद में आगे जब अपन एनएलएम पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो नीचे की तरफ एक mg लग रहा है, ऊपर की तरफ यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है। अब देखो तो mg और n कैसा वेक्टर है ये बताओ। दूसरा, अब चूंकि ये जो बॉक्स है, दो फोर्स इस बॉक्स पे इस तरफ से लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट डायरेक्शन इस ब्लॉक की क्या होगी, इधर ही होगी भाई। ज्यादा फोर्स इधर से लग रहा है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो इसको इधर लेके जाएगा। तो इस बॉक्स के पास में इधर की तरफ क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा। जब भी बॉडी क्या होती है, वेलोसिटी में चेंज आता है या फिर बॉडी रेस्ट से मूव करने लगती है, तो वहां पे एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन आया यानी कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लग रहा है, तो मान लेते हैं उसका एक्सेलरेशन आया 3, ठीक है। और ये आप सॉल्व करके देखो 3 मिलेगा भी से, अभी मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो बता दो फटाफट यहाँ पे। अब मैं जैसे कि बता दो ए वेक्टर क्या होगा, साथ में ए वेक्टर और F3 जो है, F3 या फिर F2 ले लो, है ना, F2 किस है। अब बताओ टाइप्स ऑफ वेक्टर से कि F1 इस चीज को देख करके F1 और F2 क्या है, F1 एंड F3 कौन सा वेक्टर है, mg एंड n कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर एंड F2 क्या है। n में बता दो नॉर्मल है, नॉर्मल वेक्टर मतलब नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स बोल सकते हो n को, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये न्यूटन नहीं है भाई, ये फोर्स की यूनिट नहीं है ना, अभी बता दो ये फोर्स है, ये खुद फोर्स है, यूनिट नहीं है, वो अलग होता है, न्यूटन अलग होता है। तो F1 और F2 को देखो, F1 F2 इनका मैग्नीट्यूड चेक करते हैं सबसे पहले। ये 10 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, यानी मैग्नीट्यूड तो इसका सेम नहीं है। दूसरे इसके डायरेक्शन देखो, अपोजिट डायरेक्शन, यानी क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर्स हो गए, पैरेलल नहीं एंटी पैरेलल हो जाएंगे मेरे दोस्त, क्या हो गए, एंटी पैरेलल। डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन अच्छा सॉरी, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, तो होता है एंटी पैरेलल। यस, डायरेक्शन अपोजिट है, F1 इधर है, F2 इधर लग रहा है, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैंने बोला क्या, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। F1 और F3 देखो, F1 और F3 का ये रहा। अच्छा ये तो दोनों भाई देख लो, ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, मैग्नीट्यूड सेम है F1 और F3 का, और डायरेक्शन भी सेम है, यानी ये कौन सा हो गया वेक्टर, ये हो गया पैरेलल वेक्टर। और साथ में इक्वल वेक्टर भी बोल सकते हैं। सबसे पहले तो लिखो इक्वल वेक्टर, EQUL, इक्वल वेक्टर, या फिर इसको पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं। क्यों बोल रहे हो पैरेलल वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम होगी सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो भी पैरेलल होता है। लेकिन साथ में और क्या, ये इक्वल वेक्टर भी, इक्वल वेक्टर तो होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है और साथ में मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसलिए इक्वल वेक्टर है। अच्छा mg और n में बता दो। mg वेट फोर्स जो कि नीचे की तरफ है, नॉर्मल ऊपर की तरफ है। चूंकि ये बॉडी y एक्सिस में, सुनना ध्यान से, y एक्सिस में, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। चूंकि ये बॉडी y एक्सिस में कहीं मूव नहीं कर रही, यानी ऊपर वाला फोर्स इज है ना, बराबर हो गया नीचे वाले फोर्स के। ये फोर्स और ये फोर्स आपस में कैंसल आउट हो गए, इसलिए बॉडी जो है
वाई एक्सिस में मूव नहीं कर रही। अगर वाई एक्सिस में मूव करती है बॉडी, ये मान लो ये ऊपर की तरफ उड़ रही होती, यानी इसमें नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ आता, यानी इस बॉडी को ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन मिलता। अभी ऐसा नहीं है, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, यानी ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल है और क्या है, कैंसल आउट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, एन इक्वल्स टू एम जी। अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स, एन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू जीरो। नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो आ गया, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे हो गए, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्यों बोल रहा हूं मैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड दोनों का ही सेम है, दोनों सेम है, देख लो तभी तो जीरो आ रहा है। नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो है वाई एक्सिस में, क्यों, क्योंकि बक्सा ऊपर या नीचे नहीं जा रहा, ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही मूव कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल। ए वेक्टर है और F2 देखो, एक्सेलरेशन वेक्टर और F2 वेक्टर, ये एक्सेलरेशन इधर जा रहा है और F2 इधर आ रहा है, तो ये क्या हो गए, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये भी कैसे हो गए, अरे भाई मैं गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई भाई, गड़बड़ हो गई, ये एंटी नहीं होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा भाई, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है ना, सॉरी यार ये दिमाग से निकल गया, नेगेटिव। ए वेक्टर F2 ये हो जाएगा एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। माफ करना भाई, ये थोड़ा मैं दिमाग में थोड़ा आगे पीछे कर लिया है ना, डेफिनेशन, सॉरी। mg का क्या भाई, mg और नॉर्मल, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, तो नेगेटिव वेक्टर होता है। ए वेक्टर और दूसरा है F2 वेक्टर, खिचड़ी पक गई ना, इसलिए एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, एंटी पैरेलल। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ पे नेगेटिव किस लिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड क्या सेम है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है भाई। तो ये मैंने रिप्रेजेंटेशन बता दी, कैसे आप टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को पहचानोगे, जब किसी बॉडी पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स लगे रहोगे, ठीक है भाई। फिजिक्स जो है ऑब्जर्वेशन का है भाई, आपकी ऑब्जर्वेशन जितनी अच्छी होगी फिजिक्स भी उतनी अच्छी होगी। प्रैक्टिकल सोचना एकदम एकदम प्रैक्टिकल, वो वाकई में सब चीजें होती भी करती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि क्या बताऊं, मल्टीप्लिकेशन एक चीज पढ़ते हैं, ठीक है, इसी वेक्टर में और आगे चलते हैं अपन। तो मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर, हाँ किसी नंबर द्वारा हम मल्टीप्लिकेशन देखें, नंबर है ना, इसको बोलते हैं स्केलर। अभी समझो क्या लिख रहा हूं, देखो मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर, कोई वेक्टर है, इस वेक्टर में मैं अगर कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर्स में दो टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं, है ना, वेक्टर्स में दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में कोई नंबर जब हम किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एन एग्जांपल मेरे पास में एक ए वेक्टर है जिसकी वैल्यू मान लो 2 i कैप है, ठीक है। आई कैप में बताऊंगा यूनिट डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो डायरेक्शन को बताने के लिए यूज होता है। आई कैप का मतलब है एक कदम अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी 2 यूनिट्स हमें चलना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। आई कैप क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और उसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अगर मैं यहाँ पे माइनस यहाँ लिख दूं तो माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये माइनस यहाँ भी आ सकता है तो भी एक ही बात, माइनस आई कैप भी यही है, यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो एक ही बात, ठीक है। तो अगर ये आई कैप है, अब मैं बोलूँ कि मल्टीप्लाई दिस वेक्टर, हम इस वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम्पल 2m कर दो तो ये हो जाएगा 4 आई कैप, इस तरीके से। तो वेक्टर्स का मैंने स्केलर प्रोडक्ट देखा, या फिर उसको -2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4 आई कैप, यानी अब ये जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस के, यानी माइनस एक्सिस की तरफ, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा -1, तो ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट।
वेक्टर प्रोडक्ट जो आते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, ये होते हैं, एक तो आता है डॉट प्रोडक्ट आपका, और एक आता है आपका कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मैं आपको पहले बता देता हूँ, डॉट प्रोडक्ट तो हम अभी वेक्टर्स में पढ़ लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो मैं आपको रोटेशन मोशन में बताऊंगा। रोटेशन जो 8वां चैप्टर होगा हमारा, 8वां ही होगा, 8वां 9वां होगा जो भी, तो वहाँ पे मैं, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट जो है रोटेशन में आती है, उससे पहले कहीं नहीं आएगी। सर्कुलर में आएगी तो हम वहाँ पे बता दूंगा मैं, है ना, सर्कुलर में आ सकते हैं। तो बाकी ये रोटेशन में यूज होता है सबसे ज़्यादा, तो क्रॉस प्रोडक्ट अपन रोटेशन में पढ़ लेंगे, और डॉट प्रोडक्ट में आपको अभी पढ़ा दूंगा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी मोशन इन 1D काइनेमेटिक्स में, 1D एंड 2D में। तो अब अपन बात करते हैं इसकी कुछ और चीज़ें देख लो, जैसे कि अच्छा हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ मैं, स्लोप के बारे में देख लेता हूँ, ठीक है। स्लोप, स्लोप मैंने बता दिया था, है ना, क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू m, स्टिफनेस, है ना, ढलान या फिर ऊंचाई विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कोई वेक्टर है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उस वेक्टर का स्लोप कितना है ना, वो कितना जो है ज्यादा या तो चढ़ाई में है या फिर ढलान में। अगर ये एंगल मान लेता हूं मैं क्या हो, 60 डिग्री हो, तो इस वेक्टर का मेरे को स्लोप बताओ, हो जाएगा tan 60 होता है √3, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको स्लोप्स की कुछ जानकारी दे देता हूँ। हाँ नहीं चौक, देखो मैं कुछ 3 वेक्टर्स ले रहा हूँ ना, इसको अच्छे से समझेंगे अपन। स्लोप ऑफ ए वेक्टर में आपको एक चीज यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, देखो एक सेकंड, कौन सा था, मैं एक चीज आपको बतानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि सुनना है ना, एक वेक्टर है, मान लो इस, मतलब ये मैंने क्या बनाया, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाई एक्सिस आपकी, ये एक्स एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल जो आ रहा है वो आ रहा है 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। मैं यहाँ पे स्लोप निकाल लूँ, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि tan, जैसे आप डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ में एंगल को सॉल्व कर सकते हो। tan 120 डिग्री जब भी आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे ना, tan 120 तो आपको मिलेगा माइनस का √3, ठीक है। क्या करोगे, tan ऑफ 180 माइनस 60 कर लो, कौन सा क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, साइन का घर होता है, तो माइनस लग जाएगा। और चूंकि मैं पाई मतलब किसके रेस्पेक्ट में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो tan का tan ही रहेगा, तो tan ऑफ 60 डिग्री, तो माइनस का √3 आ गया, ठीक है। अब एक मान लेता हूं मैं, मेरे पास में दूसरा वेक्टर है ना, वेक्टर नहीं बोल रहा, सॉरी, मेरे पास में एक दूसरा स्लोप है, ये पहला स्लोप, ये दूसरा स्लोप, ये m1 मान लो, है ना, ये तुम्हारा m2 हो जाएगा, और ये एंगल मान लेते अपन कुछ 135 डिग्री होगा, 135 डिग्री, 180 माइनस 45 कर देना, तो ये जो स्लोप आएगा ना, tan ऑफ 135 डिग्री, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा -1, ठीक है। तो अब मेरा सवाल ये है, अब मेरे को आप बताओ कि ये जो m1 है और जो ये m2 है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है ना, m1 और m2 में से बड़ा कौन सा है, ये m1 और ये है m2, तो इन दोनों स्लोप में से बड़ा स्लोप कौन सा है, अगर आप बोलते हो m2, ठीक है। तो ये देखो, ये दो तरीके से देखा जाएगा, m1 और m2, सीखो इस बात को मैथमेटिकली। अगर हम मैथ्स में पढ़ते हैं, अभी हम फिजिक्स, मान लो अपन फिजिक्स की बात नहीं करते, सिर्फ स्लोप में खेल रहे होते हैं, तो m2 जो है वो बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं, अब m2 बड़ा होता है कि ये इसकी वैल्यू, हाँ सी m2 बड़ा होता है, ठीक है। क्यों होता, क्योंकि x एक्सिस में ये मान लो ये प्लस इन्फिनिटी, ये है माइनस इन्फिनिटी, ये आपका 0, ठीक है, ये हो गया आपका -1, ये हो गया कुछ माइनस का √3 यहीं पे आएगा, माइनस √3 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1.732050,807, और ये चलती जाएगी, ये रेशनल नंबर है भैया, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिकरिंग, तो ये कहीं यहाँ पे लाई करेगा। तो मैथ्स में पढ़ते हैं
कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा मानते हैं, तो -1 मैथमेटिकली ये बड़ा होगा। लेकिन यही चीज जब हम फिजिक्स में खेलते हैं, जब मैं फिजिक्स में बात करूं, कैसे मान लेते हैं कि ये जो m1 है ना, ये वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी है, ये मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बी बॉडी। यानी मान लो कोई बंदा है जिसकी वेलोसिटी है -√3 आई कैप, और कोई दूसरा बंदा है वो बाइक चला रहा है, उसकी वेलोसिटी है -1 आई कैप। अब मैं पूछूं कि वी ए, इसी को मान लो आप वी ए भी यही है ना, और ये वी बी है, ठीक है। तो वी ए और वी बी में से बड़ा कौन सा होगा? क्या आप अभी भी ये बोलोगे? अगर आप यही बोल रहे हो कि अभी भी वेलोसिटी ऑफ बी बड़ी हो, तो ये बात गलत है। मैथमेटिकली ये सही है। फिजिक्स के रेस्पेक्ट में, फिजिक्स फिजिक्स में अब जो वेलोसिटी ऑफ ए है ना, वो बड़ी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बी। क्यों होगी? हम फिजिक्स में क्या लिखते हैं, वेक्टर्स में बात करते हैं, यानी मैग्नीट्यूड को देखना होता है। ये जो माइनस साइन है ना दोस्त, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है? -√3, और वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? -1। तो हम वेक्टर की जब बात करेंगे ना, वेलोसिटी की जब बात करेंगे, तो हमें वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी आएगी। अगर मैं डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूँ तो आपको मान लेना है कि मान लो कि वो क्या होगी, आई कैप हो जाएगी, और माइनस साइन का ये मतलब है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन होगी। यहाँ पे माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड से हम डिसाइड करेंगे कि वेलोसिटी कौन सी ज्यादा है। यहाँ पे देखो √3 और 1, वेलोसिटी ऑफ ए ज्यादा है बी बंदे से, है ना, क्योंकि वहां तो 1 ही है। यानी मान लेते हैं ये रोड है, ठीक है, यहाँ पे 2 बंदे हैं, एक बंदा ऐसे, एक बंदा ऐसे, ये दोनों ही -x एक्सिस की तरफ दौड़ रहे। ये जो है ए बंदा, ये बी बंदा, ए बंदे की वेलोसिटी कितनी है? -√3। ये तेज दौड़ रहा है इस बंदे से, और बी की वेलोसिटी कितनी है? 1। जब मैं इसको वेक्टर में लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ए, तो -√3 आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ बी बोलोगे तो हो जाएगा -1 आई कैप। तो जब मैं सिर्फ स्लोप की बात करता हूं तो मैथमेटिक्स में आप इस तरीके से देखोगे। जब मैं फिजिक्स में वेलोसिटी या फिर किसी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, तब आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड को लेकर के बताओगे कि कौन सी चीज बड़ी, कौन सी चीज छोटी है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, है ना। इजी चीज थी, लेकिन मालूम होनी चाहिए ना, क्योंकि जब सवाल सोल्व करोगे तो ये छोटे छोटे डाउट आते हैं वहाँ पे, आपको जो पता होना चाहिए। और बात कर लेते अपन, है ना, जैसे कि और क्या बताया आपको, मान लेते एक ए वेक्टर है इस तरीके से, तो अगर मैं इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दूं, मान लो मैं इस ए वेक्टर में 2 से गुणा कर दूं, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसकी जो टेल है वो डबल हो जाएगी, यानी इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बदल गया, लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अभी भी सेम होनी चाहिए। मान लो मैं इसको हाफ से डिवाइड कर दूं, इस ए वेक्टर में हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 2 से डिवाइड कर दूं, हाफ मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये छोटा हो जाएगा, हाफ ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगर इसी ए वेक्टर को मैं ऐसे लिख दूं, डायरेक्शन चेंज कर दूं, है ना, एंगल सेम है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो ये -a वेक्टर बन गया, है ना। तो इस तरीके से तो हम पैरेलली वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर भी देख लिया। ए वेक्टर बराबर नहीं है 2a वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर जो है वो 2 टाइम्स है इस वेक्टर का, जो 2a वेक्टर है। और बात कर लेते हैं, ठीक है, ये हटाओ। तो अपन बात करेंगे वेक्टर्स को कैसे हम पैरेलल अरेंज कर सकते हैं, ये भी उठा करके रख सकते हैं ना। जैसे कि मान लो हमारे पास में वेक्टर है जिसका एंगल है 37 डिग्री, ठीक है, ये मान लेते हैं हम ए वेक्टर है। अब मैं चाहता हूं कि इस ए वेक्टर को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस प्लेन में, इस एक्सिस है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन में कहीं और शिफ्ट करूं, तो कैसे करूं, मैं इसको पैरेलल उठा के यहाँ रख सकता हूँ, है ना, 37 डिग्री होगा, और ये ए वेक्टर होगा, इसको उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से कुछ।
ये भी ए वेक्टर है, इसको उठा करके यहाँ रख दो। मतलब मैं पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ, बस मुझे ये ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड बदलना नहीं चाहिए और एंगल बदलना नहीं चाहिए। बाकी है ना, अपन ने बात कर ली सारी चीजें की बेसिक चीजें जो हमें आनी चाहिए। अब अपन बात कर लेते हैं इसमें एंगल्स के बारे में, ठीक है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। अब देखो, तो मैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना, बात करते अपन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे, एंगल बिटवीन देयर, कैसे हमें पता चलेगा कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे मेजर करना है, मतलब कैसे हम चेक करेंगे कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ये है ना। तो क्या करेंगे, एंगल बिटवीन हमें देखना होगा। देखो क्या, देखो एंगल बिटवीन टू टेल्स, दो टेल्स के बीच में, दो वेक्टर्स है, उन दोनों के टेल्स के बीच का एंगल कितना है, टू टेल्स या फिर टू हेड्स, दो हेड्स या फिर दो टेल्स के बीच का एंगल कितना है। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है। जैसे कि एग्जांपल देखो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों के बीच दो हेड्स, मान लेते ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो क्या करोगे, दो हेड्स के बीच का एंगल चेक कर लो या फिर दो टेल्स के बीच का एंगल, हमेशा आपको ऐसे देखना होता है, ठीक है। और ये जो थीटा है, मान लो ये जो है थीटा है, ये थीटा की रेंज हमेशा 180 डिग्री या फिर इसके बराबर होती है। आपको एंगल इसी हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बोलूं आपसे कि एक एंगल ऐसा कुछ है, तो आप क्या करोगे, आपको ये याद रखना है कि दो हेड्स के या फिर दो टेल्स के बीच का एंगल ऐसे होगा मेजर। आप ये नहीं बोलोगे कि सर हम तो ऐसे मेजर कर लेते इसको, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल चेक करो, ये 180 से ज्यादा हो गया, ये 180 इतना होता है, 180 से ज्यादा ले लिया, तो ये गलत हो जाएगा एंगल। आपको क्या रखना है, 180 से कम चेक देखना हमेशा एंगल, तो ये एंगल हम देखेंगे, ठीक है, ये थीटा होगा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। अब अपन इसमें और देख लेते हैं थोड़ी चीजें, जैसे कि एंगल फाइंड करना बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो एक वेक्टर ऐसे है, ये है हमारा ए वेक्टर, ठीक है, और सही बनाते हैं इसको, ये है हमारा ए वेक्टर, एक वेक्टर ऐसा है इसी के आगे प्लेन में इस तरीके से, ये है बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो है 30 डिग्री। मान लो ये प्लेन से जो है ये बी वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब मुझे बताओ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, इस तरीके से, ये ए वेक्टर ले लो, मैंने क्या बोला, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे चेक करना, आपको दोनों के बीच, दो टेल्स के बीच का या फिर दो हेड्स के बीच का एंगल देखना होता है। तो अब इस वेक्टर को उठा करके यहां रख दो, ये ए वेक्टर है, मैंने पहले बता दिया है कि आप वेक्टर को पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, शर्त यह है कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। इसको उठा करके मैं यहाँ ले आता हूँ, ये हो गया बी वेक्टर। अभी जो 30 डिग्री इसके इस लाइन के साथ बना रहा था ना, वो ए वेक्टर के साथ बना देगा। तो इस तरीके से आप वेक्टर्स को में एंगल्स के साथ इस तरीके से खेल सकते हो, ठीक है। और देख लो, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास में ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये मेरे पास में एक वेक्टर है, एक वेक्टर ऐसे कुछ है बी वेक्टर मान लो, और ये क्या बना रहा है, एंगल 60 डिग्री बना रहा है ऐसे। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे ए और वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर को उठा करके यहाँ रख दो, ये कुछ ऐसे दिखेगा, ये ए वेक्टर हो गया, इस वेक्टर को उठा करके कहाँ रखोगे, यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि हेड के ऊपर टेल आ जाएगी, है ना, तो वो चीज नहीं करनी, हमें तो दो टेल्स को मिलाना है। तो इसको उठा करके यहाँ रख दो। अभी यहाँ से 60 डिग्री बना रहा था, तो यहाँ से भी कितना 60 डिग्री बनाएगा। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, तो 60 डिग्री हो गया, ठीक है भाई। ये सिंपल सिंपल चीज है ना, जो आपको पता होनी चाहिए। और कॉम्प्लेक्स अगर मैं करूं तो एक ये देखो, ये भी अच्छा है। ये मान लो एक ए वेक्टर ले लिया, ठीक है, दूसरा मैंने ऐसे नहीं, मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, काम करता हूँ,
ये चलो ये ट्राइंगल बन गया ना, ये बी वेक्टर है भाई, ये बी वेक्टर है बी, ठीक है। तीसरा वेक्टर ऐसे होगा, ठीक, 3 वेक्टर बना दिए मैंने। अब आप मुझे बताओ, और ये ट्राइंगल कैसा बन गया, इक्विलेटरल बन गया है ना, मैंने इसको इक्विलेटरल बना दिया, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है भाई, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपन ये वेक्टर से बात करते हैं। अब मुझे आप बताओ कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में थीटा कितना है ना, और देख लेते हैं बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, और सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का, मैंने क्या बोला, 2 वेक्टर्स का एंगल अब चेक करना है, तो क्या चेक करोगे, उन दोनों वेक्टर्स के हेड्स के बीच में या फिर टेल्स के बीच में। तो मैंने ए वेक्टर को बनाया, ये कुछ ऐसा है, बी वेक्टर जो है इसकी हेड्स से कनेक्ट है, टेल, तो मैं इस वेक्टर को उठा करके यहाँ रख देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। अब ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर, क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये 60 डिग्री बन रहा है, देखो बी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में 60 डिग्री बनाना है मेरे को, तो भाई ये एंगल चेक करना है। ये एंगल कैसे चेक करोगे, ये एंगल है पूरा राइट, ये क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री, या फिर क्या बोलते हैं इसको, राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा सप्लीमेंट्री होता है ना, वो तो 2 एंगल्स का सम होता है, स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 180 में से 60 माइनस करते ये हो गया 120, तो भाई कितना हो गया 120 डिग्री। उसी प्रकार बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल, तो बी वेक्टर तो भाई ऐसा है कुछ, देखो ये बी वेक्टर हो गया, फंसे के भाई यहाँ पे अपनी बैंड बनने वाली है, ये है सी वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का, मैं इसको आगे कर लूं, ये एंगल है 60 डिग्री। तो अभी भी ये हेड ये टेल से कनेक्ट हो रहा है, मेरे को तो 2 टेल्स को कनेक्ट करना है और उन दोनों टेल्स के बीच का या फिर हेड्स के बीच का एंगल देखना है। तो मैं क्या करूंगा कि इस वेक्टर को उठा करके यहां रख देता हूं, यानी ये कुछ इस तरीके से हो गया, ये उठ के इधर आ गया, ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ में, मतलब इस लाइन के साथ में इधर की तरफ 60 था, तो ये जब यहां जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। इसको उठा के यहां रख दिया, तो ये मान लेते ऐसे कुछ है, ये वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है, तो इसको उठा के यहां रख दिया, ये एंगल 60 डिग्री इसके साथ बना रहा है, तो ये भी ऐसे क्या बनेगा 60 डिग्री, वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब ये क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया, सॉरी सी वेक्टर है, तो और ये क्या हो जाएगा बी वेक्टर। अब मेरे को तो भाई ये एंगल चाहिए, तो ये 180 डिग्री, 180 माइनस 60 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो कितना हो गया 120 डिग्री। सी वेक्टर और ए वेक्टर में देखो, ये तो हो गया सी वेक्टर तुम्हारा और ये हो गया तुम्हारा ए वेक्टर, तो ये भी टेल और हेड है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको उठा करके, इस वेक्टर को उठा करके पैरेलली यहां शिफ्ट कर दूं, ठीक है। अच्छा गिवन क्या था, 60 डिग्री था, किसके बीच में, ये हेड और इस के बीच में, है ना। और ये तो थोड़ा कठिन हो रहा है, ये 60 डिग्री था पहले यहाँ पे, क्या कठिन है भाई, कुछ कठिन नहीं। तो ये भी 60 हो गया ना, ये लो, इसको उठा करके मैं यहाँ नीचे ले गया, इसको उठा करके कहाँ ले गया, यहाँ नीचे ले गया, तो ये एंगल जो था, अभी रुक जाओ मैं गलती कर रहा हूँ, ये एंगल तो 60 था, ठीक है। ये हो जाएगा एक, ये है ना वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो गया 60 डिग्री, और 180 माइनस कर दो, 180 माइनस 60, तो ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, ठीक है। यानी तीनों एंगल क्या आ गए 120 डिग्री, आया समझ में। ये गिवन था, हमने क्या कर दिया, इस लाइन के इसके आगे पैरेलल लाइन खींच दी अपन ने, कैसे ना डैश डैश लाइन बना थी, ये 60 था, तो ऐसे भी कर सकते थे आप, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है। अगर अच्छा अगर पैरेललोग्राम होता है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, ये एंगल क्या होता है, बराबर होता है, तो इसको होता है अपोजिट एंगल्स। जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है उनके बीच की एंगल की बात करते हैं, तो ये हो जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन ने प्रॉपर्टी लगा दी, उससे मालूम पड़ गया 60 डिग्री स्ट्रेट लाइन है, तो इनके बीच में हमने क्या कर दिया, स्ट्रेट राइट एंगल से 180 माइनस 60 डिग्री कर दिया, तो 120 डिग्री मिल गया, ठीक है। तो ये 120 डिग्री,
तो हमने बेसिक बेसिक बातें कर ली है वेक्टर्स की।